तो आइए अब हम रिवाइज करने वाले हैं किसे, प्रिज्म को। एक सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जहां स्टूडेंट फंसता है, कई बार मिनिमम डेविएशन, कई बार मैक्सिमम डेविएशन, और जब प्रिज्म का क्वेश्चन टीआईआर के साथ आता है तो फंसना तय है। क्यों? क्योंकि हमें अप्रोच नहीं पता। हमें फॉर्मूला पता होते हैं कि कैसे लगाने हैं, कैसे नहीं लगाने हैं, लेकिन हमें अप्रोच नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आइए एक बेसिक लेक्चर पहले प्रिज्म का करते हैं, उसके बाद इसको टीआईआर के साथ मिक्सअप करेंगे एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आइए, तो प्रिज्म, आप मतलब सब लोग ने प्रिज्म तो देखा ही होगा। तो प्रिज्म में अगर आप देख रहे हो तो देखिए, ये सरफेस पे बात कर रहे हैं और एक इस सरफेस पे बात कर रहे हैं। ये मेरे लिए इंसिडेंट लाइट है, यहां से इंसिडेंट लाइट आई, मैंने ये नॉर्मल लाइन, क्योंकि नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये मेरे पास लाइट आ रही है कितने एंगल पे? एंगल आई। और इस यहां से लेके यहां तक लाइट का क्या हुआ? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के केस में क्या करने होता है? स्टेप क्या होते हैं? सरफेस ढूंढो, नॉर्मल बनाओ, लाइट को भटकाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ। तो आपको ले देकर काम किस पे करना है? यहां पर स्नेल्स लॉ पे। प्रिज्म के डायरेक्ट फॉर्मूलाज की तरफ मत जाना, कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली याद मत करना, क्योंकि आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। सर फिर क्या करें? आप बेसिक पढ़िए कि स्नेल लॉ से डेरिवेशन कैसे हो रही है। आप आइए वापस से स्नेल लॉ पे, अपने बेसिक कंसेप्ट पे आइए कि स्नेल लॉ कैसे काम करता है, उसी के बिहाफ पर फिर हम आगे काम करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले देखिए कि इंसिडेंट लाइन आई, रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब अपने पाथ से क्या हुई है? डेविएट। अपने पाथ से क्या हुई है? डेविएट हुई है। ये क्या बनेगा मेरे लिए? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए, ये कंप्लीट एंगल कितना है? कंप्लीट एंगल 180 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल यहां से लेके ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? ये वाला 180। ये वाला कितना है? डेल्टा, है ना? अच्छा, इनके बीच में कितना एंगल होगा? इसके बीच में 90। कंफर्म 90? देख लो 90 है कि नहीं। नहीं, 90 नहीं है ना। पढ़ते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। तो बड़ी एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे के अपोजिट वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। देखिए, जब भी ये रिफ्रैक्टेड रे, देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे इस बेस के पैरेलल आएगी, तो ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या करेगा, ये रिफ्रैक्टेड रे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करता है। तो आपको ध्यान रखना, चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा कि ये रिफ्रैक्टेड रे और ये बेस आपस में कैसे होने चाहिए? पैरेलल। और इसी रिफ्रैक्टेड रे के बिल्कुल सामने वाला एंगल क्या बनता है? रिफ्रैक्टेड एंगल, जिसे हम और क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। जब भी आप प्रिज्म को सोल्व करेंगे क्या करेंगे? ऑलवेज ड्रॉ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे। आपको ये तीन रेज डिसाइड करनी होंगी कि कौन सी है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे। क्लियर? यहां पे कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है? 1 2। तो कितनी बार स्नेल्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हो? 2 बार, रिलेशन बनाने के लिए आपस में। आइए अब हम आ गए हैं इसके ऊपर कि हाउ टू फाइंड आउट नेट डेविएशन। हाउ टू फाइंड आउट नेट डेविएशन निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, और ये मेरे लिए डेविएशन है, और ये कंप्लीटली ये आई है। ये देखो, ये एंगल आई है। अगर आप किसको देख रहे हैं तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? R1 के? नहीं होगा। किसके इक्वल होगा? R1 के। डेल्टा प्लस R1 के इक्वल होने वाला है। तो ये उसको देखने से पहले हम क्या कर रहे हैं कि यूज स्नेल्स लॉ। एक बार स्नेल्स लॉ इस वाले सरफेस पे और एक बार स्नेल्स लॉ इस वाले सरफेस पे, ठीक है। आइए इस वाले पे लगाते हैं। तो बाहर कैसा मीडियम है? एयर है। अंदर क्या है मेरे पास? ग्लास। तो यूए साइन आई, यूजी साइन R1 इक्वल होंगे। देखिए, यूए साइन आई इज इक्वल टू यूपी, ग्लास की जगह हमने प्रिज्म का यूपी लिख लिया,
यूपी साइन R1। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी मेरे लिए। अगर मैं यहां पे देखूं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना आता है ना, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना आ रहा है ना कि कैसे अप्लाई करते हैं, तो अंदर क्या होगा, यूपी साइन R2 इज इक्वल टू यूए साइन ई। ई है ना बाहर के लिए एमर्जेंट एंगल, तो मैंने सेकेंड के लिए भी लगा लिया। इन ग्लास स्लैब, इन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई व्हेन बोथ मीडियम आर एंड सरफेसेस आर। क्या ये सरफेस पैरेलल है? नहीं। तो क्या यहां पे एंगल आई और एंगल ई इक्वल होंगे? नहीं। क्या यहां पे एंगल आई और एंगल ई इक्वल होने वाले हैं? नहीं। बट प्रिज्म में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एंगल आई और एंगल ई हमने प्रिज्म उसमें ग्लास स्लैब में प्रूव करे थे कि कैसे एंगल आई और एंगल ई आपस में इक्वलिटी में आ जाते हैं। अब देखिए यहां पे, तो सबसे पहले इसका डेविएशन देखते हैं भाई साहब, ये वाला, ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल आएगा? आई के। तो डेल्टा आई वन, सुनो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस R1, आई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस, और अगर डेल्टा का देखना हो तो क्या लिखूंगा, आई माइनस R1, आई माइनस R1। और ये किस एंगल में, किस सेंस में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हुई ना डेविएशन, तो ये क्लॉकवाइज डेविएशन है। इसकी देख लेते हैं, जाना कहां चाहिए था इसको? स्ट्रेट, चली कहां गई? इधर। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। मतलब नेट डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो नेट डेविएशन में दोनों ऐड होंगे। क्लियर? अब यहां पे ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होगा? ये कंप्लीट एंगल R2 के। क्या ये कंप्लीट एंगल R2 के इक्वल आएगा? नहीं। ये कंप्लीट एंगल कितना है? E। ये कंप्लीट एंगल, और E किसके इक्वल आ रहा है? R2 प्लस डेल्टा, और डेल्टा किसके इक्वल आएगा? E माइनस R2। और नेट डेविएशन में मैं क्या करूंगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि दोनों किस में थे? क्लॉकवाइज, इसलिए ऐड किए। अगर एक क्लॉकवाइज हो रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं ऐड कर रहा हूं तो ऐड कर लेते हैं, I माइनस R1 प्लस E माइनस, मैंने I प्लस E इकट्ठा कर लिया, और माइनस R1 प्लस R2। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्रिज्म में R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है? A के इक्वल। R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है? और नेट डेविएशन कितनी आ गई? I प्लस E माइनस A, where I is the angle of incidence, I plus E minus A. What is E? Angle of, और A क्या है हमारे लिए? एंगल ऑफ प्रिज्म। और एंगल ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे के अपोजिट वाला एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाता है। ठीक है, चल सकते हैं आगे। तो आइए, यहां तक की कहानी समझ में आई कि प्रिज्म में हो क्या रहा है, कि मुझे प्रिज्म में करना क्या है। कई बार क्या होता है कि ये पूछ लेते हैं नेट डेविएशन वो करके दिखाओ, कैलकुलेट करके दिखाओ आप मुझे। तो इसके देखिए, मैं आपको ये कहूंगा, चाहे सीबीएसई में इसके डायरेक्ट डेरिवेशंस ना पूछे जाए, लेकिन नीट जैसे एग्जाम में आपको डेरिवेशंस जरूर आने चाहिए, क्योंकि वो इनमें चेंज करते हैं, चेंजिंग लाई जाएगी, और आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे, कहां पर मेरे को चेंज करके फॉर्मूले में कहां चेंज करके आंसर निकालना है। आइए, अब ये हम कर रहे हैं ग्राफ ऑफ डेविएशन वर्सेस इंसिडेंस। ग्राफ पढ़ रहे हैं डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का। क्या आपने ग्राफ पहले पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा ना? अब मजा आएगा। ध्यान से देखना बिल्कुल कि हो क्या रहा है ग्राफ में। लिखा हुआ है, एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया हुआ है। बस आप एक चीज को देखिए, यहां पे जब भी हम ये देखो, ये डेविएशन, उधर कुछ भी नहीं है, डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बनाते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं। आप जब आपने स्कूल में ये लैब में जाके एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, और आपकी जो बनी होगी प्रैक्टिकल फाइल, उसमें ये एक्सपेरिमेंट भी होगा। है जिसने नहीं बनाई अब तो उसको क्या पता, कहीं तो वो ईयरफोन लगा के बनाते तो उन्हें पता ही नहीं चलता मैं लिख क्या रही हूं। है ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए। देखो क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में ये ग्राफ बन रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो, ये ग्राफ ऐसे आता है,
कि आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, मिनिमम है, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो डेविएशन कहां जा रहा है, कम। तो पहले पहले जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो डेविएशन क्या होता गया, कम, लेकिन एक टाइम के बाद बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ अपना डेविएशन फिर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे पहले तो डेविएशन होगा कम और फिर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, देखो एक चीज याद रखनी है आपने कि ये एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ किसने दिया था, तभी तो आप बता पाओगे किसने दिया था भाई, कैसा है ग्राफ, हाँ वही वाला ना, झुकेगा है वही वाला है। तो प्रिज्म में याद रखना, प्रिज्म में पुष्पा को याद रखना, कैसा आने वाला ग्राफ ऐसा। अब देखते हैं, इसमें हमने कई सारी लाइंस ड्रॉ कर रखी है, जैसे कि आप देखोगे ए और बी पॉइंट, देखो यहां पे ए पे डेविएशन कितना है, मान लो ये है 90 डिग्री, ए पे डेविएशन कितना है और बी पे डेविएशन कितना है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पे I1 है, एक पे मान लो ये I मैक्स है या I min है, ये I मैक्स है, मतलब हमारे पास ऐसे दो एंगल मिलते हैं जिन पे डेविएशन सेम है। जैसे कि देखो आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको हमेशा यहां से लेकर यहां तक दो एंगल मिलेंगे जिन पर डेविएशंस सेम आती है। सर थोड़ा सा समझ, अगर मैं थोड़ा आपको इजी करूं इसमें समझने के लिए, कि रेंज इक्वल आती है दो एंगल पे, कब, रेंज प्रोजेक्टाइल में रेंज इक्वल आती है दो एंगल्स पे जब दोनों एंगल्स का सम 90 आ रहा हो, मतलब एक 30 तो दूसरा कौन सा होगा 60, अगर एक 45 तो दूसरा 45, और अगर एक 10 तो दूसरा 50 हिल गए हैं जी प्यार में। 80 डिग्री, तो 10 डिग्री में और 80 डिग्री में रेंज सेम है, तो यहां पर भी दो एंगल्स आ रहे हैं, यहां पर भी एंगल दो, जहां पर डेविएशन सेम है। सुनो, जब अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन मैक्सिमम था, डेविएशन, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो भी मैक्सिमम था, तो भी डेविएशन, बस यहीं से आपको एक गेम सेट करके दूंगा। अप्रोच देख लो, जब भी प्रिज्म का ग्राफ आए पैराबोलिक पैराबोलिक बनने वाला है, और सेकंड की दो एंगल होते हैं जहां पे डेविएशन सेम होते हैं, हर बार दो एंगल्स हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं पहले, आइए। एट पॉइंट एंगल इज बट डेविएशन इज सेम, डेविएशन इज, तो फॉर आई मिनिमम और आई डेविएशन इज सेम। डेल्टा का क्या फॉर्मूला था, आई प्लस ई माइनस ए, और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, आई प्लस ई माइनस ए, किसका फॉर्मूला था, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन। अब यहां देखो कि चाहे आई मिनिमम हो चाहे आई डेविएशन कैसे आएगा, सेम। अब सुनो, इफ आई मिनिमम, अगर आप किस पे बात कर रहे हो, आई, देन एंगल ऑफ एमर्जेंस कैसा होता है, मैक्सिमम। तो सीधी सी बात है, अगर आप आई मिनिमम पे हो, आई, तो एंगल ऑफ एमर्जेंस ऑटोमेटिक कैसा चला जाएगा, मैक्सिमम, ई मैक्स जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आई कैसा है, मिनिमम, ई कैसा है, तभी तो डेविएशन सेम रहेंगे। कितना मिनिमम से मिनिमम कितना एंगल, मतलब आपको 10 डिग्री के आसपास तो जाना ही होगा, तभी लाइट बेंड करेगी। छोटे से में तो कर भी नहीं पाएगी, कैसे जाओगे, तो स्ट्रेट ही आएगी ना। नॉर्मल से कितना एंगल बनाऊंगा मैं, बिल्कुल मान लो 1 डिग्री बनाया हुआ तो वो बिल्कुल स्ट्रेट की तरह ही दिखेगा, रिजल्ट ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी। तो कम से कम तेरी ऑब्जर्वेशन आने के लिए, जैसे लाइट को यहाँ जाना है तो तेरी लाइट यहाँ जा रही है, तो ऑब्जर्वेशन में थोड़ा क्लैरिटी नहीं आएगी ना। तो कम से कम अगर तेरी लाइट ने यहाँ जाना और तेरी लाइट यहाँ जा रही है, आप ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी। तो मिनिमम से मिनिमम कोई एंगल फिक्स नहीं है कि सर कम से कम इतना एंगल आपको फिक्स करना है, फिक्स नहीं है।
अब सुनिए, तो डेल्टा मैक्स निकालना हो आपको, क्या निकालना है? मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम तो डेविएशन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए। अगर आपने आई को मिनिमम रखा है तो ई कैसा होगा? मैक्सिमम, क्योंकि आई मिनिमम है तो ऑटोमेटिकली ई किधर चला जाएगा? मैक्सिमम, ई मैक्सिमम पे चला जाएगा। तो डेल्टा मैक्स का फॉर्मूला बनेगा आई मिनिमम प्लस ई मैक्सिमम माइनस ए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं आई मिनिमम पुट कर रही हूं तो ई ऑटोमेटिकली कैसा होगा वहां पे? मैक्सिमम। इफ इंसिडेंस देन इमरजेंस, इफ इमरजेंस मिनिमम देन एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम। तो एक मिनिमम होता है तो दूसरा कैसे चला जाएगा? मैक्सिमम, है ना। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि इमरजेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम से मिनिमम होगा। अगर वो कह रहा है इमरजेंस मिनिमम चाहिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा। अभी क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन है साथ के साथ ही, ठीक है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, जर्नल कर्व है, पैराबोला नहीं है, क्योंकि पैराबोला कंप्लीट होती है उसकी एक इक्वेशन होती है। यहां पे पैराबोला नहीं है, ये कैसी है? जर्नल। तो एंगल ऑफ डेविएशन और पुष्पा भाई किस पे बात कर रहे हैं? जर्नल कर्व पे, पैराबोला नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि पेपर में कई बार पूछ लेता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का ये कर्व कैसा है ना, पैराबोला, एलिप्टिकल, और एक ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, वो नन ऑफ द अबव पे टिक करना पड़ेगा। देखने में तो लग रहा है कि पैराबोलिक है, लेकिन पैराबोलिक नहीं है। आई को या ई को डेविएशन पर फर्क, डेविएशन पर फर्क नहीं पड़ता। आई को ई को डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। और मिनिमम डेविएशन के केस में, मिनिमम आई और ई इक्वल होते हैं, आई और ई इक्वल हो जाते हैं। सर देखो कैसे? अच्छा एक बात बता, आई को ई बना दो या ई को, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कैसे? हमको समझ नहीं आया, अभी समझाता हूं। देखना एक बारी, मान लो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। 0 क्यों होगा? 10 डिग्री लगा लो, तो ई किधर आ जाएगा? सुनो ऐसे कर लो, आई मिनिमम है तो ई मैक्सिमम होगा, ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया ना अगला तो। और अगर आपने आई को क्या रखा तो ई किधर जाएगा? डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? आई प्लस ई माइनस, ठीक है ना। अब सुनो, आई मिनिमम मान लो कितना है? 10, ई मैक्स मान लिया कितना है? 70। दोनों को सम करूंगा तो कितना आने वाला है? 80। आई प्लस ई है ना। अब सुनो, आई को ई लिख लो, ई को आई लिख लो इधर, लेकिन सम करोगे तो हमेशा कितना आने वाला है? 80। तो इसीलिए बोल रहा हूं, कई बार आई दे रखो तो आई को ई लिख लो, ई को आई लिख लो इधर, ये नहीं कि वहां शुरू। यहां पे इसमें जब आई प्लस ई होता है, जब ए प्लस बी होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक ए प्लस बी है, तो अब ए प्लस बी लिखो, बी प्लस ए लिखो, आंसर सेम है। डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ता, डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो लिखा हुआ है कि आई को ई बना लो चाहे ई को आई बना लो, बात सेम आ जाएगी, डेल्टा पे फर्क नहीं पड़ता। अब देखना एक बार, देखो ये यहां से यहां आया और ये वाला इसका एंगल कैसा है? मिनिमम, डेल्टा मिनिमम। यहां पे आई किसके इक्वल आता है? ई के। आई किसके इक्वल आएगा? ई के। तो हमने अभी तक लाइन 1 इसको डिस्कस किया। लाइन 1 क्या कह रही है? एट पॉइंट ए एंड बी एंगल इज डिफरेंट बट डेविएशन इज सेम है। आई मिनिमम तो ई मैक्सिमम होगा। और आप यहां पर देख रहे हो, आई को ई बना दो या ई को आई बना दो, डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, डेविएशन पर फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 दे रखा है और वो ई 20 है, उल्टा कर दो, ये 20 करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 10, डेविएशन सेम रहेगा। अब फॉर लाइन 3, तीसरी लाइन के लिए बात करते हैं। कितनी डेविएशन है? फॉर मिनिमम डेविएशन।
और मिनिमम डेविएशन आप लोग जानते हैं, आई किसके इक्वल हो जाता है, ई के। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस, तो ई की जगह क्या लिख लिया, आई, तो डेल्टा मीन क्या बन गया, 2i माइनस ए, 2i माइनस ए। अगर इफ i इज इक्वल टू ई, तो अकॉर्डिंग टू यूए साइन आई यूपी साइन R1 और यूए साइन ई यूपी साइन आई, और ई तो आपस में, तो ये यूए यूए और ये दोनों भी आपस में हो गए सेम, तो R1 किसके इक्वल हो गया, R2 के। तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, A के। तो R1 प्लस R2 मतलब ये भी R, और ये R1 R1 लिख लो या कुछ भी लिख लो, तो 2R किसके इक्वल हो गया, A के, और R किसके इक्वल हो गया, A बाय 2 के। और डेल्टा मिनिमम क्या बन रहा है मेरे पास, 2i माइनस ए, 2i माइनस ए, जो यहां से निकाला। देखो वही फॉर्मूला तो सेम है, डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, i प्लस ई माइनस ए। मिनिमम डेविएशन में क्या हो जाता है, i और e इक्वल हो जाते हैं, तो वो 2i माइनस ए बन जाता है। वैसे हम लिखते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, लेकिन मिनिमम डेविएशन में क्या हो जाता है, R1 और R2 आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए R1 प्लस R2 2R हो गया, 2R इज इक्वल टू ए। तो R की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, a बाय 2, a बाय 2। इतना गेम आपको खेलनी है, ये गेम से आप बिल्कुल मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब सुनो, मिनिमम डेविएशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, 2i माइनस ए। ए आपको डायरेक्ट नहीं पकड़ाएगा, ए किसकी टर्म में पकड़ाएगा, आर की टर्म में। पहले आर दे रखा होगा, तो आर से ए फाइंड आउट करोगे, ए को वहां पुट करोगे तो आंसर निकाल के देगा मिनिमम डेविएशन। आइए, तो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट डेल्मिन फॉर इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल और आइसोसेलेस के लिए एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई थिंक हमें एक बार दोबारा से डेल्मिन नहीं निकाल लेना चाहिए, नॉर्मली एक बार दोबारा कर रहा हूं आपके लिए, देखिए दोबारा से। नॉर्मल बना लो, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल क्या बनेगा, I1, ये बनेगा R1, ये बनेगा, और ये बनेगा E, ये बनेगा A, एंगल ऑफ प्रिज्म, करेक्ट। चले आगे। हाँ जी, मिनिमम डेविएशन के लिए जा रहा हूं मैं, तो पहले तो डेविएशन का फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस और 4 मिनिमम डेविएशन। I किसके इक्वल होता है, E के, तो डेल्टा मीन का फॉर्मूला क्या बन गया, I इक्वल 2i माइनस या फिर 2e माइनस ए। I को E बना लो, E को I बना लो, फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन में सेम रहते हैं। डन। अब बारी आती है R1 और R2 की। अगर मैं यहां पे स्नेल लॉ लगाऊं, क्या लगेगा, अंदर UA है और अंदर UP है, तो देखिए UA साइन I1 इज इक्वल टू म्यू P साइन R1। यहां देखूं तो क्या लिखे बनेगा, म्यू ए साइन ई और अंदर वाला म्यू पी साइन R2। और हमें पता है फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आई किसके इक्वल होता है, ये म्यू म्यू ये कट गए और कौन किसके इक्वल आ जाएगा, R1 R2 के। तो और मुझे जानता हूं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, और ये दोनों इक्वल है, तो 2R1 लिख लिया इज इक्वल टू ए। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, ए बाय, R2 की वैल्यू क्या आ गई, ए बाय 2, दोनों सेम आएंगे। बस इसी में से अब देख के आपको डेल्टा मीन के बारे में जानना है कि मिनिमम डेविएशन होता क्या है। अब मैं मिनिमम डेविएशन किसके लिए निकालना जा रहा हूं, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, जहां पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल में तो 60 आएगा ना। आओ, इन इक्विलेटरल एंड रिफ्रैक्टेड इज पैरेलल टू द बेस, जो कि हम जानते हैं। तो डेल्टा मीन का क्या फॉर्मूला है, 2i माइनस ए। आई को ई बना लो, ई को पढ़ना, ऐसे कंडीशन में आई ही नहीं देगा, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, वो आई ही नहीं देगा। अगर मैं देता नहीं दूंगा। अब हम कैसे अप्रोच में जाएंगे,
हम भी चालू आइटम है, हाँ? हम भी, ये सर हमारे लिए आ गया, परफेक्ट है। बोलो एक बार, क्या हम भी, आवाज नहीं आई, ये हम भी चालू आइटम है, स्नेल्स लॉ से निकाल लेंगे। तो हम तो स्नेल लॉ लगा लेंगे। इधर देखिए, म्यू ए साइन आई, म्यू ए म्यू पी साइन R1 आना था, और R1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, a बाय 2 के, और a की वैल्यू कितनी आएगी इक्विलेटरल में 60। आ गया आंसर। तो आप कहीं भी यहां पे फंसे, आप किसके थ्रू निकाल सकते हैं एंगल्स वगैरह, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ की चले चले आइए, क्योंकि हम भी चालू आइटम, हम भी चालू आइटम है ना। तो ये भी हम हैशटैग डाल देंगे उसमें, हैशटैग हम भी चालू आइटम है। हम क्या लगा लेते हैं, स्नेल लॉ, क्योंकि प्रिज्म में जब भी आप देखना बाकी बच्चों से काम करवाओगे, वो फॉर्मूले पे बेस है कि फॉर्मूला सर बताओ क्या क्या गिवन है, फॉर्मूला, लेकिन वो अप्रोच नहीं लगाते कि करना कैसे है। हमें पता है प्रिज्म को करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ की तरफ से जाओ। और एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, क्योंकि R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है, ए के। और फॉर मिनिमम डेविएशन में I इज इक्वल टू ई हो जाता है, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है, सेम हो जाता है। हाँ जी, देखिए क्या कहा भाई ने, फाइंड डेल्टा मिनिमम, म्यू कितना है, √2, मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया कितना, √2, ये एंगल ये दे रखा है, ये दिया हुआ डाटा 15 डिग्री 85 डिग्री, ये I है और ये E है, या इसको I ले लो या इसको E ले लो, बात सेम है, एक को I ले लो और एक को E ले लो। ये डेविएशन दे रखा है, जर्नल डेविएशन कितना 40, जर्नल है, मैक्सिमम दे रखा है। और इससे क्या निकालने की कोशिश कर रहा है, डेल्टा मिनिमम। तो पहले हम यहां आते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो आई कितना हुआ मेरे लिए 15, ई कितने लिए हुआ मेरे लिए 85, तो 15 85 माइनस ए, और डेल्टा कितना दे रखा है इस कंडीशन में, तो ए कितना आ गया एंगल ऑफ 60। बस मतलब इस ग्राफ से ये पता चला ये किसके लिए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए है ये, इक्विलेटरल, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए निकालना है, तो लगा दो, स्नेल लॉ लगाया, म्यू ए साइन आई, म्यू बी साइन 30, आई आ गया 45, और आई पता चलते ही कहां चला गया, डेल मिन पे। एंगल ऑफ डेविएशंस वगैरह निकालने के लिए आपको आई की रिक्वायरमेंट होगी, और वो आई आपको डायरेक्ट पकड़ाने वाला नहीं है। आपको क्या लगाना है, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्यों लगाना है, हम भी चालू आइटम लगाएंगे, उसके बिना तो आंसर निकलेगा ही नहीं। तो प्रिज्म जब भी आपको करना है तो कैसी आइटम बनना पड़ेगा आपको, कैसी आइटम बनना पड़ेगा, चालू आइटम बनने। लो भाई, हाँ ठीक है ना। लो जी, कुछ नहीं, क्वेश्चन है सोल्व करना है, सोल्व हो रखा है तो हटा दिया हमने। कह रहा है एन इक्विलेटरल प्रिज्म इफ डेल्टा मीन इज 30 देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको कहां जाना होगा, स्नेल लॉ पे, उसके बिना तो लगता ही नहीं है। अब ये देखो कि मैनेज कैसे करना है, पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दो ही फॉर्मूले हैं, उनमें से मैनेज कर लो फटाफट, कौन सा लगेगा पहले और कौन सा बाद में।
हाँ भाई हो गया। देखिए जरा किस किस का हो गया, कितना एंगल आया, √2, μ√2 आ गई, ठीक है। देखो डेल्टा मीन से क्या निकालना है मैंने, आई, और मुझे पता है डेल्टा मिनिमम है तो RA/2 होगा, स्नेल्स लॉ लगाया, आंसर आ गया √2। वेरी गुड, फिर ठीक है ना आंसर। तो ये परेशान हो गया कि मेरा भी सही आ रहा है, इसमें परेशानी क्या बात है? हाँ ठीक है, आके तो ऐसे थोड़ा बोलता है, तो ये बोलते हैं कि सर आ गया हमारा, ठीक है, मेरा भी यही यार। परेशान नहीं होना, आ जाता है कई बार, ठीक आ जाता है, तुक्का लग जाता है, कोई बात नहीं। अगला कर लें, ये लो, अगला कीजिए। अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री, इट अंडरगोज मिनिमम डेविएशन इफ म्यू की वैल्यू √2, फाइंड डेल्टा मीन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब डेल्टा मीन निकालने के लिए तो 2i - a हो गया, तो i निकालना होगा। अब प्रिज्म 60 दे रखा है, i निकाल लो पहले तो फटाफट। सेम है, नेक्स्ट लो, नेक्स्ट। ओहो टा, अब करके दिखाओ जरा। सही है, आगे खड़े हो ना, अगर ऐसे बोर्ड पे तो ऐसे बोलो हटियो भाई, ओ भाई साइड हो थोड़ा सा, ऐसे ऐसे साइड करवाते। ये लड़की है, ये वाली, इसकी फोटो लगा दूंगा, देखो अभी दिख रही है आपको फोटो, ऐसे बबल होते हुए आएगी बीच में। HCV का टेस्ट में आपको दिख जाएगा बार बार, तो अभी ये क्वेश्चन कर लीजिए और इसको नोटबुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नोट डाउन कर लीजिए। मजा बहुत आता है ऐसे देखते हुए ना, कि क्वेश्चन अच्छा हो और ये बैठे हुए आपस में दिमाग एक दूसरे का खा रहे हैं, भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे होने वाला भाई। इतने गाना सुन लीजिए, नहीं आप करते रहिए, करते करते गाना सुनाता हूँ आपको। ये देख के कुछ गाना याद आया कुछ? कौन सा गाना बनता है इस सिचुएशन पे? नहीं, कुछ तो तुझ में कमी थी, कुछ थी मेरी खामियां, इक्वेशन बनी है, देखते हैं। जल्दी करो यार, टाइम नहीं है। वीडियो में फिर आप आगे से स्किप करते दिखोगे। चलो आगे, चलो आगे, रुके हुए आ जाओ, नहीं होगा, वापस आ जाओ। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें देखो, इसमें आइडेंटिटी लगेगी, बिना आइडेंटिटी के सोल्व नहीं होगा। अब वो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, वो आइडेंटिटी देखिए और फिर मैं इसमें आंसर देता हूं आपको। देखिए इधर म्यू ए साइन आई, म्यू ए साइन आई,
और ये क्या दिया इसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया, कोट a/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, कोट a/2। और आई की वैल्यू क्या आने वाली है यहां से, सुनो ध्यान से देखो, क्या लिखूंगा मैं, u प्रिज्म साइन r1, यही लिखूंगा। प्रिज्म का कितना आया, कोट a/2, साइन की जगह क्या लिखा, साइन, और r1 की जगह क्या आया, a/2। तो पूछो जी, तो बन गई जी कोट a/2 साइन a/2। अब कोट को क्या लिख सकता हूं, कोट को खोल के, कोस अपॉन साइन, तो कोस a/2 डिवाइडेड बाय में साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल आउट हो गया। अब साइन i इज इक्वल टू कोस a/2। अब कोस a/2 को कैसे खोल के लिखूंगा, कोस a/2 को कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, जिससे साइन से साइन कैंसिल हुआ और आई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस a/2। साइन कितना आ गया मेरे पास, आई की वैल्यू 90 माइनस a/2। तो अब डेल्टा मीन का फॉर्मूला क्या लग रहा है, 2i माइनस a, 2i की जगह क्या आया, 90 माइनस a, 2 को अंदर किया 180, 2 को अंदर ले आया, क्या बच गया, माइनस a इंटू माइनस a। अरे आया ये 180, 2 अंदर गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस a, बाहर वाला माइनस a, माइनस a माइनस a माइनस, तो डेल्टा मीन की वैल्यू कितनी आई, 180 माइनस 2a। डेल्टा मीन की कितनी वैल्यू आई, 180 माइनस, ये आंसर था, और इसी में छोड़ा होता है, यहीं पे आ गए थे। अच्छा हाँ, क्योंकि आई तो तभी निकलेगा ना, क्योंकि इधर भी साइन है इधर भी साइन है, आप साइन के फंक्शन में लेके आओगे तभी कैंसिल आउट होंगे ना, तभी आपको आई की वैल्यू दे पाएगा। इधर साइन है इधर कोस है, तो एंगल कैसे इक्वल करूंगा मैं, हाँ वो तभी वो इक्वेशन में रुक गए आप आगे, वो और आगे कर लेना चाहिए था उसे। चल रहे हैं आगे, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पेपर में आएगा, कंफर्म है, आपको याद भी होना चाहिए, कोट a/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो डेल्टा मीन जो निकल के आता है मेरे लिए 180 माइनस 2a निकलता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। लो जी ये करिए, इसमें कुछ नहीं, आंसर रूट 3 है, जल्दी कीजिए, टाइम दूंगा आपको, टाइम लगाया यहाँ पे, इसमें ही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट 60 डिग्री और आई दे दिया भाई, आई तो दे दिया अगले ने, कहानी तो खत्म कर दी, 30 डेविएशन भी दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे भाई, ये तो आसान है यार, क्योंकि आई उसने दे ही दिया आपको, बिना आई के क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, आई दे दिया उसने भाई ने। आई दे तो रखा है 60 में।
हाँ जी, आ गया आंसर? आंसर आ गया जी, √3। देख रहे हो, ये डेल्टा मीन पे ज्यादातर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे हमेशा, क्योंकि जर्नल वाले तो होते ही नहीं है, क्योंकि उसमें आई और फिर अलग अलग करने पड़ते हैं। हाय 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 हाय, कहा था ना आपको TIR लेके आएंगे इन प्रिज्म। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन विद एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म के साथ किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, एक एक करके देखते हैं, फिर इन पे क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, चलिए। TIR। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, देखिए इधर, यहां से अपने एंगल आई आया R1, और यहां पे जब लाइट गिरी तो वो क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी। क्रिटिकल एंगल मतलब ये इसको कितने डिग्री पे डाल देगा जाके, 90 पे। याद है ना TIR में क्या होता है, देखो थोड़ा इधर कर लेते हैं TIR। जैसे देखिए TIR में क्या था कि मान लो कि ये नीचे वाला डेंसर मीडियम है, बार कैसा है, रेयर। TIR is only applicable when light goes from denser medium to rarer medium। क्योंकि denser to, अगर ये मेरे पास हो गया नॉर्मल, denser to normal, D to R जा रही है तो light is bending away from the normal। तो आपने एक एंगल इतना बना लिया कि ये away from the normal कितना आ जाता है, ये वाला 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल कहलाता है, क्रिटिकल। और इससे अगर आपने एंगल ज्यादा किया तो ये कहां जाएगी, नीचे, TIR हो जाएगा कंप्लीटली। तो मैं एक मिनिमम वैल्यू ऑफ ये निकालता हूं C, कि कम से कम मेरा क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, कम से कम मेरा क्रिटिकल एंगल कि ये 90 पे आ जाए, उससे ज्यादा करते ये कहां चली जाएगी, नीचे। तो मैं कम से कम क्रिटिकल एंगल निकाल रहा हूं कि कितना होना चाहिए। तो आइए प्रिज्म में, अब R1 R2 किसकी तरह बिहेव करेगा, अब यहां पे क्रिटिकल एंगल, और जो E की वैल्यू क्या हो गई यहां पे 90। E की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे 90। तो R2 वर्क एज अ क्रिटिकल एंगल इफ E इज इक्वल टू 90। अब E कितना है, तो मैक्सिमम डेविएशन, ये किसका केस हो गया, मैक्सिमम डेविएशन हो रही है। E 90 आ गया भाई, इससे ज्यादा डेविएट कहां करोगे, देखो कैसे, क्योंकि लाइट जानी कहां चाहिए थी, सीधी, इससे ज्यादा कहां डेविएशन, नीचे लाइट अंदर तो ना जाएगी। तो मैक्सिमम डेविएशन है यहाँ पे जब E किसके इक्वल हो जाता है 90, और I इस केस में कितना होगा, मिनिमम। E और I, अब देखिए मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच TIR अकर्स, आपको I से मैनेजमेंट करना है। अब सुनो, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके मैक्सिमम वैल्यू से, अब देखना एक एक लाइन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके मैक्सिमम वैल्यू से, मतलब मैंने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया मेरा I है, अब मान लो कि ये 60 है, और जिसके हिसाब से ये क्रिटिकल एंगल आता है कितने डिग्री, 45 मान लिया। अगर मैं दो चीजें करके देखूंगा, इसको 60 से बढ़ाऊंगा और एक बार 60 से कम करूंगा, तो देखता हूं क्या असर होता है उसका। अब देखना ध्यान से, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके मैक्सिमम वैल्यू से, मतलब उसके उस वैल्यू से क्या किया मैंने, एक बार इंक्रीज किया तो R भी इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होने वाला है, R, ये वाला R1 ये इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, देखिए जरा, म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू बी साइन आर। म्यू ए और म्यू बी तो कांस्टेंट है। अगर साइन आई की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि साइन आई की वैल्यू बढ़ती है तो वैल्यूज बढ़ती है साइन के फंक्शन में, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, इक्वल करने के लिए इसको भी बढ़ना होगा, इंक्रीज होना होगा ना। तो अगर आई बढ़ रहा है तो मेरे लिए R1 भी इंक्रीज होगा, R1 भी इंक्रीज होगा। और R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 A के। अगर A तो कांस्टेंट है, अगर R1 बढ़ा, रुक जा यार, R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, A के। और अगर R1 बढ़ा तो R2 को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। और अगर R2 क्रिटिकल एंगल से कम हो गया तो क्या TIR होगा, नहीं। हाँ, ये ऐसे ही एक्सप्रेशन आता है, ये पढ़ेंगे। हाँ, ऐसे ही आता है एक्सप्रेशन, ये पढ़ेंगे, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें चलती है। देखो दोबारा से,
इफ एंगल ऑफ उसके मैक्सिमम वैल्यू से, तो R1 भी, इफ R1 इंक्रीज हुआ तो, जो कि अगर क्रिटिकल एंगल से, तो TIR शो, मतलब आपके पास TIR शो करने के लिए I की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी कि उससे ज्यादा I नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहां पे I मैक्स निकलता है कि उससे ज्यादा वैल्यू की तो R1 भी बढ़ जाएगा, R1 बढ़ा तो R2 कम हो जाएगा, और R2 इस क्रिटिकल एंगल का काम कर रहा है। अगर क्रिटिकल एंगल कम हो गया है ना, मेरे क्रिटिकल एंगल से R2 कम हो गया, जो भी क्रिटिकल एंगल है उससे कम हो गया, तो TIR होने वाला नहीं है। इसीलिए I की कैसी वैल्यू आती है यहां पे, मैक्सिमम। अब इसको कम करके देखो, अगर आपने I को क्या किया, कम, तो R1 भी, R2, और अगर आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दोगे तो सब केस में क्या होने वाला है, TIR। इसीलिए यहां पे वो मिनिमम वैल्यू नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता है कि मिनिमम में तो होगा ही होगा, कह रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि वहीं तक होगा, उससे ज्यादा करने पे TIR होने वाला नहीं है। इसीलिए जब प्रिज्म TIR के साथ मिलता है तो I मैक्स निकलता है। क्या है हैशटैग, जब प्रिज्म तो I मैक्स निकलता है, I मिनिमम नहीं पूछेगा इस केस में, तो कम से कम तो कोई भी एंगल कर लो यार, मेनली एंगल कौन सा निकलेगा, I मैक्स, क्या उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो आपको यह पता चला कि ये I मैक्स क्या चीज है। सारा गेम फंडा किसका फंसा हुआ है, I का। पिछले केस में भी I के पीछे पड़े हुए थे, यहां भी I के पीछे पड़े हुए हैं। आओ अब करते हैं, डन। अब आसान है आपके लिए करना, कैसे, पहले क्या करते हैं, A, तो यहां देख लो पहले तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है, A के, और क्रिटिकल एंगल ऑफ अक्रॉस किसके इक्वल कर लिया मैंने, R2 के, तो R1 प्लस C क्या कर दिया, A, R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू क्या आ गई, A माइनस C, तो स्नेल लॉ ऑन फर्स्ट सरफेस पे लगाओ, वहां पे क्या बनेगा, म्यू A इज इक्वल टू म्यू P साइन R1, और R1 की वैल्यू कितनी है, A माइनस C, A माइनस C, और स्नेल लॉ अगर सेकंड सरफेस पे लगा रहे हो, सेकंड पेज पे, तो म्यू P साइन R2 इज इक्वल टू म्यू A साइन R2 की जगह क्या लिख सकता हूं, C, क्रिटिकल एंगल मान लिया ना मैंने R2 को कि कम से कम कितना, तो ये साइन C, ये साइन 90 तो 1 हो गया, किसके इक्वल आ गया, म्यू A अपॉन म्यू P, म्यू A अपॉन, ये नीचे आ गया म्यू P अपॉन म्यू A, वो म्यू D बाय म्यू R, वो साइन C निकाल दिया यहां से, साइन C की तरफ घुसे हैं। अरे भाई म्यू प्रिज्म बाय में म्यू A, प्रिज्म क्या है, कैसा मीडियम है, डेंसर, ये कैसा मीडियम है, रेयरर, लिख सकता हूं, और म्यू डेंसर बाय रेयरर किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन C। TIR में था म्यू डेंसर बाय म्यू रेयरर किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन, ये तो प्रूफ हो जाए, मिनट में भी कर लेते हैं इसको। तो इसीलिए ये जो आया मेरे पास म्यू P बाय म्यू A किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन, अरे भाड़ में जाओ, नहीं आया, ये आया, ये आया, बस यही है, इसी को एक्सप्लेन कर रखा, भाई यहीं तक कर लो, यही कर लो, वो कर लो, क्रिटिकल एंगल निकालना है। बस अब ये याद रखना कि TIR प्रिज्म के साथ जब भी मैच हुआ ना, जब भी मिक्स हुआ, उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, I मैक्स, क्या पूछा जाएगा। हाँ, और जिन बच्चों को ये एंगल्स उंगल्स की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है ना, तो गो टू 6th क्लास, वहां से आप एंगल्स को सीखते आइए, 7th पढ़िए, 8th पढ़िए, 9th में फिर अच्छी खासी एंगल्स की नॉलेज है, लाइंस एंड एंगल्स वगैरह, 10th में फिर वो BPT वगैरह सब कुछ आता है, उसके बाद +1 में फिर एंगल हो जाते हैं, ये +2 में ये प्रिज्म में सारे एंगल्स आपको बनाने होंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल फिजिक्स है, ज्योमेट्री आनी चाहिए, सारे एंगल्स वगैरह पता होने चाहिए कि कैसे इनको मैनेज करा जा सकता है। पढ़िए स्पेशल केस ऑफ नो एमरजेंस इफ प्रिज्म इन एयर, कह रहा एमरजेंस हो ही ना। देखो क्वेश्चन क्या बनाएगा, देख दोस्त, वो कह रहा है कि एमरजेंस हो ही ना, बाहर आए ही ना, ये सारी की सारी कहां आ जाए, अंदर। अगर यहां पे मैं TIR करवा दूं प्रॉपर, ये तो चलो मैंने निकाल लिया कि कम से कम कितना ये आना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितना आ सकता है इसके अकॉर्डिंगली। अब मैं कह रहा हूं कि ये लाइट कहां बेंड कर जाए, अंदर, तो केस ऑफ नो एमरजेंस भी तो बनेगा इसी में
कि सर मैंने यहां से लाइट मारी, यहां से निकली ही नहीं, क्योंकि इस सरफेस पे क्या करेगी वो TIR, क्या कर गई, देखते आई मिनिमम होगा। हाँ, तो इस केस में आई कितना रख सकते हो, मिनिमम से, अरे क्रिटिकल एंगल से कम, देखो यार क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे आपने लाइट मारनी है ना, जैसे मान लो ये 30 था, आपने 31 मार दिया तो हो गया, तब भी आएगा। तो आई मीन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, वैसे तो सबसे मैक्सिमम होगा। हाँ, R2 ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो कभी भी हुआ तो भी TIR आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल से एक पॉइंट भी ज्यादा हुआ तो आपको सर मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मान लो कि 30 डिग्री पे क्रिटिकल है, 31 कर दे, 32 कर दे, आपको सर मैक्सिमम कर दो, अरे वो तो 90 हो गया। तो TIR तो सब में एप्लीकेबल है। अब पढ़ते हैं है क्या, उसके बाद दोबारा डिस्कशन करते हैं। आइए, क्या है, केस ऑफ नो इमरजेंस इफ प्रिज्म इन एयर, एयर में इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिक्वायरमेंट लगेगी ना। अब देखिए कि केस ऑफ नो इमरजेंस, देखिए ध्यान से, लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए, आई जो भी हो तो आई मैक्सिमम ले लो, आई कैसा ले लो, मैक्सिमम, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होना चाहिए, आई, लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए ना, तो आई कितना ले लो, मैक्सिमम, क्योंकि आई मैक्सिमम लोगे तो ये R2 कितना होगा, मिनिमम, कि R2 मिनिमम क्रिटिकल एंगल के इक्वल करूंगा तभी ये होने वाला है। अब जिसको ये समझ नहीं आ रहा है, गो टू TIR, उसके बाद दोबारा से दिमाग लगाते हुए लेक्चर पे आना है यहाँ पे, कि ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, तो देखना होगा आपको, इतना तो अब IQ डेवलप करना होगा, बिना उसके नहीं होगा। हम आई मैक्स ले रहे हैं, R2 मिनिमम आ रहा है, क्यों, मैं सुन तो सही, ये R2 अगर मैं मिनिमम ले रहा हूं, R2 मिनिमम कितना मिनिमम ले रहा हूं, क्रिटिकल एंगल के इक्वल, मिनिमम मतलब यहां जीरो नहीं, क्रिटिकल एंगल के इक्वल ले रहा हूं, ताकि ये इतना रहे, इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना। देखो क्रिटिकल एंगल मान लो मैंने यहां पे क्रिटिकल एंगल फिक्स होता है किसके अकॉर्डिंगली, मीडियम के अकॉर्डिंगली। मान लो क्रिटिकल एंगल कितना है 30, तो आपको R2 कम से कम कितना लेना होगा, 30, कम से कम 30 चाहिए, तभी ये कितना आएगा 90, तभी ये TIR करेगा। यहां पर गेम क्रिटिकल एंगल की भी सेट है साथ में, हम R मिनिमम बोल रहे हैं और हमारा R मिनिमम हमारे दिमाग में कहता है R मिनिमम 0 कर दो, यही कहता है ना, R मिनिमम यहां 30 से कम नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से कम नहीं कर सकते आप एंगल, फिर तो TIR होगा ही नहीं ना। अगर TIR होगा ही नहीं तो फिर मैं एक केस ही क्यों पढ़ रहा हूं, समझते हैं। फिर एक आधा क्वेश्चन लगाएंगे तो वापस में आएंगे तो दोबारा समझते हैं, तो इसको करते हैं एक बार कैसे करके, बढ़िया क्वेश्चन है, आना एक बारी। ये रहा C, मतलब मेरा R2 क्रिटिकल एंगल, R1 प्लस R2A, और R1 किसके इक्वल आ गया, A माइनस C। यहाँ पे R1 और R2 इक्वल मत कर देना एक दूसरे, क्योंकि मिनिमम डेविएशन नहीं चल रही है जनरल डेविएशन की केस में। तो इस वाले पे लगाया मैंने, तो अंदर का म्यू पी साइन R2 की जगह क्या लिख लिया, क्योंकि कम से कम क्रिटिकल होना चाहिए, इज इक्वल टू म्यू ए साइन 90, म्यू ए कितना आएगा 1, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो गया, तो म्यू पी साइन सी इज इक्वल टू 1, तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय म्यू पी, 1 बाय म्यू पी। अब मैंने साइन सी, इससे कुछ भी और निकालना हो तो ट्रायंगल बना लिया, तो साइन सी किसके इक्वल होता है P अपॉन H, तो ये एंगल ले लिया C परपेंडिकुलर 1, और ये ले लिया मैंने H कहां की हाइपोटेन्यूज, ये म्यू पी, और बेस की वैल्यू निकाल ली, ताकि अगर मेरे को ये साइन का रेशियो है ना, अरे आपने क्लास 10th में 8.1 में ही किया था ये, अगर साइन 3/7 है तो कोस बता दो, 10 बता दो, कोट बता दो, तो वो रेशियो निकाल लूंगा, मैंने इसलिए बना लिया इसको, क्योंकि अगर मेरे को चाहिए होंगे तो निकालो, क्योंकि चाहिए तभी बनाया हुआ है। अब आओ, म्यू ए साइन आई नोट, ये वाला एंगल, म्यू ए साइन इज इक्वल टू म्यू पी साइन R1, म्यू ए साइन आई नोट म्यू पी साइन R1 की जगह क्या लिखा गया A माइनस सी। अब देखो म्यू ए साइन आई नोट म्यू पी साइन, खोलो इसको फिर, साइन ए माइनस, अब
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ बस साइन ए कोस बी, यहां पे बी सी है, माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए कोस सी माइनस कोस ए साइन सी में खुल गया, आइडेंटिटी लगी है ट्रिग्नोमेट्री की। हाथ पैर फूल के चल हमारे ये सुन के, तो ये आइडेंटिटी कहां से आ गई? अब सुनो कैसे खोलना है। साइन ए तो आपको पता है, साइन ए कितना है आपका? साइन ए, ये वाला ए है यहां पे, और क्या आ गया चक्कर किसका पड़ा? कोस सी का। आपने क्या निकाला हुआ था? साइन सी। तो साइन से कोस सी निकाल सकते हैं? हाँ, ट्रायंगल से निकल आएगा। तो ये ट्रायंगल से निकाला अंडर रूट, क्योंकि कोस की वैल्यू क्या होती है? कोस की वैल्यू बी अपॉन एच। यहां से बेस कितना आ गया पाइथागोरस लगा के? अंडर रूट में म्यू पी स्क्वायर माइनस 1, वो पुट किया वहां पे। अंडर रूट म्यू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू पी माइनस कोस ए 1 अपॉन यू। और इन सबको याद करते हुए हमारे पास रिजल्ट आया म्यू की वैल्यू क्या? कोसेक ए बाय 2। अगर आपका प्रिज्म एयर में पड़ा है और वो पूछ रहा है कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करूं कि टीआईआर हो जाए, नो इमरजेंस का केस है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना डालोगे? कोसेक ए बाय 2। याद कर लो, ये पेपर में होगा नहीं आपसे, वो कोई सॉल्यूशन तो पूछने नहीं वाला आपसे, एमसीक्यू आने वाला है कि केस ऑफ नो इमरजेंस है, म्यू की वैल्यू बता दो। जेई में पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, पता ही नहीं है। और म्यू की वैल्यू कितनी आती है यहां से? कोसेक ए बाय 2। कोसेक म्यू की वैल्यू कोसेक। देखो कितना इजी फील हुआ बेचारों को, करे हाँ याद करना, ठीक है सर ये याद कर लेंगे। अब समझ रहे थे तो ऐसे और म्यू इज इक्वल टू कोसेक ए बाय 2 इन एयर। म्यू कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू कोसेक ए बाय 2। नो इमरजेंस फॉर प्रिज्म। प्रिज्म में इमरजेंस नहीं होगी फिर। कोसेक ए बाय 2 या कोसेक ए बाय 2 से ज्यादा, उससे कम पे गेम नहीं चलेगी। तो आपसे ये पूछ सकता है ना कि कम से कम कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखूं कि ये भाई साहब एमरजेंट हो ही ना, एमरजेंट हो ही ना भाई साहब ये रहे। तो म्यू की वैल्यू कितनी आने वाली है? कोसेक ए बाय 2। कोसेक, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नो इमरजेंस के केस में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी आनी चाहिए? कोसेक। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गई बस कहानी खत्म आपकी। आप तो स्नेल लगा सकते हो घूम घूम के। अब यहां से आई नोट निकालना मुश्किल है क्या? नहीं, क्योंकि ये पता चल गया ना अंदर का, म्यू भी पता चल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? कोसेक ए आपको दे देगा, उससे R1 पकड़ लेना, आई निकल आएगा। तो म्यू की वैल्यू इज ग्रेटर देन कोसेक ए बाय 2। कोसेक, अब सुनना क्या पूछ रहा है? फाइंड म्यू इफ देयर इज, आप तो रेडी हो गए। कितनी आनी चाहिए? कोसेक या उससे ज्यादा। तो कम से कम कितना होना चाहिए? कोसेक। आओ जी, कितना एंगल दिया हुआ है? बाकी गए भाड़ में। आई कितना है, ये कितना है, वो कितना है, सब खत्म। सिर्फ वैल्यू किसकी आएगी? कोसेक। चलो देखना अभी मजे ले। किस किस को कोसेक पता क्या होता है? हाथ खड़ा करो। व्हाट इज कोसेक? किसका रेसिप्रोकल है कोसेक? किसका? साइन का। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। अरे P बाई एच साइन है तो कोसेक कितना होता है? H बाई P। टेंथ ये कह रहे जी हम नीट का पेपर देंगे, हम सिलेक्ट होने वाले हैं। डॉक्टर बन डॉक्टर, डॉक्टर नहीं वैसे बोल, डॉक्टर साहब, ये तो वही होगी। डॉक्टर साहब से कहो डॉक्टर साहब ये टैबलेट लेनी है। टैबलेट भाई सैमसंग का ले, एप्पल का। आगे से डॉक्टर ऐसे बोल रहा है। हाँ? सर इंजेक्शन क्या होता है? डॉक्टर का क्वेश्चन है, सर इंजेक्शन क्या होता है? और जाना माना डॉक्टर, आप वो ये डॉक्टर है, इसको ये नहीं पता इंजेक्शन क्या है। आ जाओ, ए कितना क्या दे रखा है? 60। तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? कम से कम कोसेक ए बाय 2। तो ये 60 है तो कितना हो गया? कोसेक 30। साइन 30 कितना होता है? 1 बाय 2। कोसेक 30 कितना हो जाएगा? 2 बाय 1। तो 2 आ गया। अब स्पीड पकड़ लोगे इन क्वेश्चन में, केस ऑफ नो इमरजेंस में।
म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू कोसेक ए बाई टू, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू कोसेक ए बाई टू। आइए 4 राइट एंगल ट्रायंगल, ये कितना दे दिया मेरे को उसने 90, बस a 90 बस पकड़ लिए 45 रूट 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, कोसेक 45 रूट 2। ये सबसे बढ़िया था गुरु, कोसेक ए बाई टू। ओहो IIT ये देख लो, इस क्वेश्चन को देख के जो डर गया वो अपने नहीं ससुराल, आप ससुराल की तैयारी करो, है ना, तो इसीलिए ससुराल गया है ना। कहीं तो जान कैसे करें कि भगवान जल्दी बता, बस डर गई मैं, डर गई, गिव अप जल्दी बता। हाँ पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ सो रे नॉट emerges आउट ऑफ द प्रिज्म, रेज नो emerges आउट ऑफ द प्रिज्म, केस ऑफ नो इमर्जेंस बन गया। IIT का क्वेश्चन है, बढ़िया, आइए देखते हैं। जी कोसेक डाल दें, म्यू निकलेगा, भाई ने क्या कहा, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, कुछ दे रखा है, म्यू भी दे रखा है और ए भी दे रखा, भाई ने कह रहा आप खेल लो, तो कुछ नहीं, वही स्नेल्स लॉ, वही R1 R2 उन्हीं को मैनेज करेंगे। तो आइए, तो सॉल्यूशन में प्रिज्म का कितना दे रखा है, रूट 6, और बार का कितना दे रखा है, रूट 2 और रूट, अच्छा इधर का अलग है रूट 3। भाई साहब ये देखिए क्वेश्चन, वो किसके लिए था, कोसेक ए बाई टू, एयर के लिए, जब बाहर एयर थी, और यहां पे भाई ने इधर अलग, भाई का अलग, इधर अलग। अब ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन आ गए, मतलब 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो गए, तो हाथ पैर हिल जाएंगे, और नहीं हिलने देंगे, हो जाएगा। स्नेल्स लॉ से होना है, बस सिर्फ स्नेल लॉ लगना है और कुछ भी नहीं है। तो अब एक एक करके लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इधर लगा लेते हैं, इस वाले में रूट 6, अच्छा इधर लगाया, तो पहले इधर लगा लो, हाँ, क्योंकि R2 की वैल्यू चाहिए होगी ना यहाँ पे। हाँ क्यों, TIR का केस है, और TIR में कैसा चलना होता है, उल्टा चलो रे, तो पहले उल्टा चलो, इससे ले आओ, पहले सेकंड पे लगाओ, क्या, रूट 6 साइन C, क्योंकि ये C होगा, इज इक्वल टू रूट 3 साइन 90, साइन 90 रूट 3, तो साइन C की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय, मतलब क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 45, R2 की वैल्यू कितनी आ गई 45, R1 कितना आ गया 30, क्योंकि ये दे रखा था R1 प्लस R2 किसके इक्वल, A, R1 R2 आपने निकाला ना साइन C के साथ, C आ गया 45 और R1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब R1 मिल चुका है आपको, दोबारा स्नेल लॉ लगा लो, रूट 2 साइन आई रूट 6 1 बाय 2, तो साइन आई निकल के आ गया यहां से कितना, रूट 3 बाय 2, क्योंकि कटा रूट 3 बाय 2, और आई की वैल्यू कितनी आई 60, आई की वैल्यू कितनी आई 60। अगर आप 60 से ज्यादा गए, यहां पे कह रहा हूं, अगर आप 60 से ये हो जाएगा ज्यादा, R1 हो जाएगा उस ज्यादा, R2 हो जाएगा कम, किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो अगर आप 0 से 60 डिग्री में, आई की बात कर रहा हूं, 0 से, तो TIR होगा, लेकिन 60 से जैसे ही ज्यादा करोगे तो TIR नहीं होगा, क्योंकि ये 60 से ज्यादा होते हैं, R1 ज्यादा हो जाएगा, R2 कम हो जाएगा क्रिटिकल से, तो TIR होने वाला नहीं है। निकालना क्या था अपने को, कितना आया 60, ये तो वैसे लिख दिया, चलो आसान है ना, कोई क्वेश्चन में इतना कुछ खास था नहीं, मुंडी तो हिला रहे हैं भाई सब, सारे आसान है, अभी दे दूंगा ना करने के लिए, खुद निकालने के लिए तो होगा नहीं। हाँ जिनको प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन निकालने की, उनसे नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए सीधा हैशटैग है, ये लगाऊंगा हैशटैग, जो डर गया समझो ससुराल गया। हाँ लड़कियों के लिए तो यही है, आपके तो बस 18 हो चुके हैं, आप 18 19 20 21 में फिर बाबुल की दुआएं देके भेज देंगे आपको। हाँ जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना किसी को, लड़की को, भाई पढ़ लें तो शादी कर देंगे, कोई तो इमोशनल हो जाती है, वो विदाई वाला सीन याद आ जाता है उनको, कि अपनी मम्मी वाला वीडियो में देखा होगा उन्होंने, आंखें लाल हो जाएंगी, रोने लगेंगी, जाना पड़ेगा, है ना।
और कोई भी लड़की ये नहीं कहती मेरे को कि भैया हम इतना पढ़ लेंगे, यहीं ले लेंगे, यहीं रख लेंगे, तो पकड़ के सारी जाने के लिए तैयार बैठी है ना। कम से कम इतना तो पढ़ो, कम से कम लड़के हो कि तू इधर आ भाई, तू रहा हमारे से, इधर रहा यहाँ पे रहेगी घर पे। और इतना बोलने के बाद कोई लड़की ये भी नहीं बोलती कि भाई हम बोलेंगे क्यों उसको, हम अकेले नहीं रह सकते। अरे भाई बंद करा करो ये। साइलेंट में रखा करो फोन। देखा ना ऐसा केस? कर लिए थे। हाँ, जिसने नहीं करे तो वो पढ़ लेते हैं कि दिस इज द स्पेशल केस रे इंसिडेंट नॉर्मली, कि जब रे इस सरफेस के नॉर्मली इंसिडेंट होती है। ध्यान से देखना, बिल्कुल क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को आंसर चाहिए। अभी देखो, ये इससे कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। तो एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी मैडम? जल्दी बताओ। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90। हाँ जी, इधर 90 देख रहे हो, ये 90 वाले हैं, अभी पेपर पास होने ये पेपर में। हाँ भाई, क्वेश्चन ये है कि ये आ रही है लाइट ऐसे 90 डिग्री में गिर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? है जी, 0 कह रही है। देख रहे हो गाइज, 0 कह रही है। हाँ जी, 0 है, क्योंकि सारे एंगल कहां से देखे जाते हैं? नॉर्मल से। इनको पास होना पेपर में। और आप लोग कमेंट करके बताओ भाई साहब, ये होंगे पास? मेरी तो सुनते ही नहीं, इनको यही नहीं पता चल रहा भाई साहब की। हाँ हाँ, पढ़ो क्या कह रहा है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल का मतलब 60 होता है भाई, 60 डिग्री। अ रे ऑफ लाइट मतलब लाइट रे, ये इंसिडेंट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब सरफेस से कितना बना रहा है? 90। और जो नॉर्मल होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसीलिए इस नॉर्मल और लाइट के बीच का एंगल 0 होगा। ऑन वन ऑफ द फेस फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ। अब ये कितना डेविएट करेगी, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? क्योंकि यहां तो डेविएशन होगा नहीं, क्योंकि इस केस में आई भी कितना हुआ और R1 भी कितना आएगा, क्योंकि I1 0 है, I भी 0 है, R1 भी 0 है, तो R2 किसके इक्वल होगी? सिंपल सा A के, क्योंकि R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है? R1 तो 0 है, तो R2 किसके इक्वल चला गया? A के। तो R2 की वैल्यू कितनी दे चुकी है मेरे को? 60 डिग्री। ऑटोमेटिकली 60 दे गया, और मेरे को यहां पे अब पता करना है कि यहां क्या होने वाला है। अब देखिए, अब दोस्तों इफ R2 इज ग्रेटर देन, तो होगा, नहीं तो रे बाहर चली जाएगी। मेरे को पहले क्रिटिकल देखना होगा अब यहां पे। अब आपको क्या करना होता है दोस्त, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए कि ये रे बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? वहां का क्रिटिकल, कि अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रे बाहर निकलने वाली अंदर जाएगी, और कितनी अंदर जाएगी क्या होगा वो अलग से देखेंगे। तो पहले तो ये देखा करो प्रिज्म के केस में कि यहां से लाइट आई है तो ये बाहर जाएगी भी कि नहीं जाएगी भाई। अब ये कंफर्म करना होगा पहले कि ये बाहर, अगर वो कह ही रहा है कि बाहर जा रही है तो सीधी सी बात है कि TIR से कम पे ही है भाई साहब, मतलब क्रिटिकल एंगल से कम पे ही जा रहा है। अगर उसने कुछ नहीं बताया और वो कह रहा है बताओ डेविएशन कितना होगा, तो पहले देख लो कि यहाँ पे TIR तो नहीं हो रहा, तो देख लेते हैं पहले TIR हो रहा है कि नहीं हो रहा। R2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 60। कितनी आ गई? तो मैं क्या निकालता हूं, पहले क्रिटिकल एंगल ले लेता हूं। तो क्रिटिकल एंगल यहां के लिए म्यू पी, अभी R2 नहीं है क्रिटिकल एंगल, मैं निकाल लूंगा अलग से। कितना? म्यू प्रिज्म साइन C इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 90। बाहर क्या है? एयर है, एयर साइन 90। बाहर का प्रिज्म 90 एयर है ना, ये तो एयर है। साइन 90 कितना हो गया? 1। ये भी कितना हो गया? तो साइन C की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बाय म्यू पी। म्यू पी कितना दिया हुआ मेरे को? म्यू पी कहां है? 1.5। 1.5 मतलब 3/2,
तो साइन ची वैल्यू कितनी आ गई 2/3। साइन ची कितना आ चुका है मेरे पास 2/3 और 2/3 किसके इक्वल होता है 42 और R2 कितना है 60। मतलब क्रिटिकल एंगल कितना है 42 और आपने कितने एंगल पे मारी 60 पे। तो क्या TIR करेगी? जी हाँ TIR करने वाली है अब तो TIR हो जाएगा। तो R2 60 है तो R2 इज ग्रेटर देन IC, देयरफॉर क्या होने वाला है यहाँ पे TIR। पहले तो इस चीज को समझो। क्या आप एक चीज का डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि R2 क्या है और क्रिटिकल एंगल क्या है? R2 वो है जिस पे आप कर रहे हो, क्रिटिकल एंगल वो सरफेस से निकल के आता है कि कितना होना चाहिए कम से कम। उसके लिए कुछ नहीं, स्नेल लो लगा लो। वो जो अगला एंगल है E उसको कितना पुट कर दिया 90। कितना पुट किया गया है 90। हाँ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी कहां क्वेश्चन खत्म हुआ, अभी तो और गेम सेट होगी। आ जाओ। अभी ये रे आफ्टर TIR सेकंड सरफेस पर वहां से या तो बाहर या फिर तो इस सरफेस पे भी तो देखना पड़ेगा। अब यहां से आई, यहां से तो TIR करके यहां आ गई। अरे यहां TIR करेगी तो अंदर हो जाएगी, नहीं तो बाहर चली जाएगी। चेक करना पड़ेगा। करो। यहां से टकराई, टकरा के किधर आई नीचे। अब देखना क्या हुआ, जैसे ये नीचे आई ये नॉर्मल है, ये एंगल कितना है तो क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन के केस में एंगल I और एंगल R इक्वल होते हैं। तो ये 60 तो ये भी, और ये आपस में कितना एंगल बनाते हैं 90। ये 60 तो बचा कितना 30, ये कितना 90, ये कितना 60। ऑटोमेटिकली आ रहे हैं सारे एंगल। ये आप करना होगा बैठ के आराम से, बोर्ड में तो नहीं आता। बोर्ड वाले तो सो जाओ, कोई बात नहीं, बोर्ड में नहीं आएगा। जिसने होम साइंस लेनी है उसके लिए कुछ चक्कर नहीं। क्वेश्चन देख रहे हो क्या हुआ 60, ये कितना आया 60, ये ऑटोमेटिकली कितना सरक गया 30। क्योंकि ये देखो ये 90 कैसे पता चल रहा है मेरे को, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ये 60 तो ये वाली साइड में कितनी आएगी, और 60 30, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। ये 60 आ रहा है, ये 30 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली कितना आएगा 90। और अगर ये 90 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा है इस केस में 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो R1 भी 0, जो आगे रिफ्लेक्टिंग एंगल आएगा वो भी 0। तो मतलब स्ट्रेट चली जाएगी, सीधी जाएगी लाइन। मतलब अब ये लाइट कहां जाने वाली है स्ट्रेट, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। अब सुनो, ये लाइट जानी कहां चाहिए थी स्ट्रेट, चली कहां गई, कितना डेविएशन कितना आया, डेविएशन कितना आ रहा है, ये कंप्लीट कितना होगा 180। और डेविएशन कहां तक आएगा, डेविएशन जानी चाहिए थी सीधी यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इधर बैंड होगी ना। तो कितना, ये कितना आ रहा है यहां से लेके यहां तक 60, ये 60, यहां से ये कितना एंगल है, ये तो 30 है, ये बचा हुआ कितना है 30 होगा। कैसे, किस तरह से 30 आ रहा है, सुनो यार, ये टोटल एंगल कितना है 180। 180 में से 60 हटाओ, 60 हटाओ, 30 हटाओ, तो कौन सा एंगल बचेगा, ये वाला। करना कितने 120 और 30 चले गए 150, तो ये एंगल कितना बचेगा 30 डिग्री। और डेविएशन कितना आएगा फिर इस केस में 60, क्योंकि डेविएशन तो ये वाला एंगल बना। तो लिखा हुआ सारा देख लेना भाई क्या है। बढ़िया क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन गुरु जी बढ़िया क्वेश्चन था। ये देख रहे हो। और जिसको स्नेल लॉ लगाना नहीं आता, जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस होके काम करना चाहता है, उसका काम नहीं होगा, सॉरी, उसका कुछ नहीं होने वाला। है कुछ और या बस है। ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम आइडिया में देखे होंगे, है ये एग्जाम आइडिया में क्वेश्चन। वो कहते हैं कि इतनी औकात तो होनी चाहिए आपकी ये काम करने की, आप कहते हो नहीं इतना कहां पहुंच चलेंगे। देखो क्या कह रहा है, रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच रे डज नॉट एमर्जेंस आउट ऑफ द सेकंड सरफेस।
मतलब यहाँ से वो बाहर ना जाए। अब देखना सबसे देखो, अब ये तो चलो क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रखा, भी सोल्व करने लगूंगा तो मुंह बन जाते हैं लोगों के। एयर में पड़ा हुआ प्रिज्म, एयर में है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं नो इमरजेंस में, क्या लगा सकते हो? म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू कोसेक ए। ए की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री लगाना, 45 कितनी है? सुनो, एक कोसेक a/2 कम से कम ये ट्रायंगल होना चाहिए आपके पास ऐसा, तब लगता है। इसमें नहीं लगेगा, पहले TIR चेक करना पड़ेगा। हाँ, और अगर आपको लगाना भी है तो इसको ऐसे करके लगा के फिर ये 90 बना के फिर वो 90 लेना होगा आपको। देखो ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया मैंने। अब आप 90 डालोगे तो 45 आ गया। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी आएगी? साइन 45 होता है मैडम 1/√2। कोसेक 45 √2, तो देखो √2 आ रही है। कोसेक तो A90 तो लिया फिर मैंने। हाँ मैं तो कह रहा हूँ ट्रायंगल कंप्लीट किया तो इसको 90 बनाया ना मैंने, फिर इसको 90 बनाया मैंने। मतलब ये इस वाले एंगल्स में आप उससे काम मत कीजिए, इधर ही जाना पड़ेगा। रे एमर्जी जब नहीं हो रही है तो TIR कर रही है। तो पहले आप डायरेक्ट इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मत लगाइए, छोटे क्वेश्चन लगा लिए यूनिवर्सल में से, एग्जाम आइडिया में से लगाइए, उसके बाद इन क्वेश्चंस में आइए। और फिर प्रिज्म में हम और TIR के साथ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि प्रिज्म अकेला नहीं आने वाला, वो TIR के साथ ही आएगा, ऑलवेज ऑलवेज TIR के साथ आएगा। और है क्वेश्चन हमारे पास है, एक और है, एक और है, नहीं है, और नहीं है, तो इतना ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहां पर वो क्या करेगा, देखना ध्यान से, इन्हीं में वो ऐसे करेगा। आपने क्वेश्चन देखा होगा, देखो रेड लाइट आ रही है, ग्रीन आ रही है और ब्लू आ रही है, कि कौन सी TIR करेगी और कौन सी नहीं करेगी। हाँ, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ जी, क्योंकि सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे, सबके क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आने वाले हैं, तो उस हिसाब से इन पे काम किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आप यहां तक सीख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको TIR सिखाऊंगा, और TIR के बाद फिर हम क्वेश्चन की एक लिस्ट लेके आएंगे, कम से कम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CBSE में या नीट में या JEE में आए हुए हैं, उन्हें सम अप करते हैं और करने की तैयारी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इसको सोल्व करने होंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं उसे सोल्व कर लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, कंसेप्ट रेडी कर लीजिए, और उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये रह गया था, बाय।